तो क्लास 12 केमिस्ट्री एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज वीडियो नंबर 4 से हम लोग शुरू करते हैं। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। हम सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए देखिए, आज जो हम लोग को पढ़ना है फेलिंग परीक्षण। कई बार ये पूछा जाता है कि आप फेलिंग परीक्षण के बारे में क्या बता सकते हैं। तो देखिए, ऐसी को फेलिन अभिकर्मक भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर एल्डिहाइड होता है और इस एल्डिहाइड की क्रिया देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं। तो आर यानी RC सोडियम एथेनोएट प्लस सी ए है, ये CA2O और प्लस Cu, ये क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड है तो Cu2O बन जाता है प्लस OH का ट्वाइस बनता है। तो ज़रूर याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि फेलिन अभिकर्मक या फेलिंग परीक्षण क्या है, तो एक बार फिर बता देते हैं। इसमें एल्डिहाइड रहता है, फिर इसमें क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड रहता है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जब क्रिया कराते हैं तो इस तरीके से इसका निर्माण हो जाता है। उसके बाद से देखिए एक और है मेथिल कीटोन का ऑक्सीकरण यानी हेलोफार्म अभिक्रिया। तो देखिए किस तरीके से आपका RCO है CH3, यह कीटोन का समूह आपका है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि R है और इसके साथ CO है और फिर CH3 है और NaOCl की उपस्थिति में क्रिया कराया गया तो RCO और ONA प्लस CHCl3 बना है। तो ये आपका ये भी आप बता सकते हैं। तो जो भी बात आपसे पूछा जाता है उसको हम लोग बता सकते हैं। एक और रिएक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया। तो देखिए लिखा गया है कि कार्बोनिल यौगिक के अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की अम्लता कार्बन समूह के इलेक्ट्रॉन अपचयन पर लेने के प्रबल प्रभाव संयुग्मित क्षार के अनुनाद द्वारा अस्तित्व प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बातें आपकी है और आप इस चीज़ को बता भी सकते हैं किस तरीके से ये क्रिया करता है। आप देख भी रहे हैं यहाँ पर कि ये कार्बन है, इसके साथ वो है, फिर ये कार्बन, यही अल्फा कार्बन है, रिएक्शन होता है तो ये जो R है फिर लास्ट में क्रिया करके ये डबल बॉन्ड पर जुड़ जाता है। ठीक है। उसके बाद से एक और लास्ट जो रिएक्शन आप इसमें देखेंगे उसका नाम होगा एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो देखिए अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले जो यौगिक होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले एल्डिहाइड तनु NaOH के साथ अभिक्रिया द्वारा एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं। देखिए किस तरीके से यह है एथेनॉल और इसकी क्रिया फिर एथेनॉल से डबल एथेनॉल है उससे कराई गई है। तो एथेनॉल से क्रिया कराने के बाद NaOH की उपस्थिति में तो CH3C डबल वन सिंगल वन OH फिर H फिर आपका CH2 जिसका नाम हुआ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। तो इस तरीके से आप एल्डोल जरूर याद रखेंगे। डबल एथेनॉल लेकर के हम लोग क्रिया कराते हैं NaOH के उपस्थिति में, तो क्रिया कराने के बाद ये आपका जो होता है रिएक्शन बनता है। तो ये बातें आपसे आएगी, पूछता है कोई तो आप इस चीज़ को बता देंगे। उसके बाद से एल्डोल संघनन के बाद आपका एक चीज़ और रहता है B नंबर क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो बता सकते हैं कि जब दो अलग अलग एल्डिहाइड या कीटोन के बीच एल्डोल संघनन होता है तो क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाता है। देखिए आप जरा देखिए यहाँ से आराम से देखिए, ये आपका किस तरीके से बेंजील ग्रुप का है और ये आपका कीटोन ग्रुप का है। तो ये भी आप बता सकते हैं। यहाँ पर एक और नेक्स्ट जो आता है जिसका नाम होता है कैनेजारो अभिक्रिया। तो देखिए कैनेजारो अभिक्रिया में डबल आप फार्मल्डिहाइड ले लीजिए। देखिए ये भी फार्मल्डिहाइड है या इसी को मेथनॉल कहते हैं, ये भी मेथनॉल है। इस क्रिया KOH की उपस्थिति में कराते हैं तो मेथनॉल बनता है, यानी सब वैसे ही रहता है। यहाँ पर OH जुड़ता है और फिर आपके पोटेशियम फार्मेट बनता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कैनेजारो अभिक्रिया।
तो जब भी के अनुजारो अभिक्रिया पूछेगा तो इसके अनुजारो अभिक्रिया के बारे में भी आप बता देंगे कि एक यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड, एक यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड, माने दोनों आपके एल्डिहाइड ही रहेंगे। क्रिया कराता है तो एक एल्कोहल बनता है और एक पोटेशियम फॉर्मेट बन जाता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं क्योंकि समूह निष्क्रियक तथा मेटा निर्देशक होता है। देखिए रिएक्शन भी हम लोग देख लेते हैं इसमें। यह है बेंजिल्डिहाइड CHO, नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराया गया है तो ON यानी NO2 इसके साथ आगे जुड़ गया है 1 2 3 नाइट्रो और बेंजिल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रासायनिक गुणधर्म वगैरह थे। अब आइए एक चीज़ देखते हैं, दिया गया है एल्डिहाइड और कीटोन का उपयोग, जिसमें पहले आप देख सकते हैं कि एसिटिल्डिहाइड का प्रयोग मुख्यतः एसिटिक अम्ल, एथिल एसीटेट, वाइनिल एसीटेट, बहुलक और औषधि के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। दूसरा कह सकते हैं कि इनका उपयोग जैविक प्रतिदर्शों के परीक्षण में तथा बेकेलाइट के विरेचन में होता है। तीसरा कह सकते हैं बेंजिल्डिहाइड का उपयोग सुगंध तथा रंजक उद्योग में किया जाता है। चौथा कह सकते हैं एल्डिहाइड तथा कीटोन का उपयोग अन्य उत्पादों के संश्लेषण के विलायक प्रारंभिक पदार्थ और अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ उपयोग थे जिसको हम लोग बता सकते हैं। आइए अब हम लोग जो तीसरा चीज़ आएगा जिसका नाम होगा कार्बोक्सिलिक समूह। जब किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंत में COOH आता है तो हम उसे कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। आपको याद होगा कि जब भी IPAC नाम लिखते हैं तो E को हटा करके एल्केन में ओइक एसिड जोड़ देते हैं, एल्कोनोइक एसिड के रूप में लिखा जाता है। साधारण नाम तो भाई वही अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, ये सब जोड़ के लिखा जाता है। तो समझ गए होंगे कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है बहुत उपयोगी होता है। इसका पहचान जब किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंत में COOH आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वह कार्बोक्सिलिक समूह का यौगिक है। जब इसका हम लोग IPAC नाम लिखते हैं तो जो कार्बनिक यौगिक होता है एल्केन में के E को हटा करके उसमें ओइक एसिड जोड़ देते हैं तो वह हमारा जो होता है नाम निकल कर आ जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, जब ओइक एसिड हम लोग जोड़ते हैं तब। देखिए यहाँ पर संरचना है, सामान्य नाम और IPAC नाम की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला आप देख रहे होंगे कि COOH है तो इसका जो साधारण नाम होगा फार्मिक अम्ल, और कार्बन की संख्या अगर आप काउंट करेंगे तो 1 है। तो आप मेथेन लिख करके ओइक एसिड जोड़ देंगे तो मेथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। दूसरा में आप देख सकते हैं CH3COOH 2 कार्बन है तो एसिटिक अम्ल साधारण नाम होगा, IPAC नाम लिखते हैं तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। CH3CH2COOH है, साधारण नाम प्रोपेनोइक अम्ल होगा, IPAC नाम प्रोपेनाइक अम्ल हो जाएगा। CH3CH2CH2COOH इसमें कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूटेरिक अम्ल होगा और IPAC नाम लिखेंगे तो ब्यूटेनाइक अम्ल लिख देंगे। CH3 का ट्वाइस CH आइसोब्यूटारिक अम्ल होगा और IPAC नाम में डबल आपका होगा ना CH3 तो फिर एक CH3 के पास आ जाएगा तो दूसरा कार्बन पर आ जाएगा तो इसीलिए इसका नाम जो होता है 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल लिखते हैं। फिर आपका HCOO है, फिर COOH है तो इसको ऑक्जेलिक अम्ल या इसको एथेन डाइओइक अम्ल कहा जाता है। फिर आप देखिए HCOO CH2 का ट्वाइस फिर COOH कितने कार्बन, हालांकि इसका नाम होगा सक्सिनिक अम्ल देखना क्योंकि इसमें 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल आया, लेकिन IPAC नाम लिखेंगे ना तो देखिए समझाते हैं हम आपको। 4 कार्बन है तो पहले आप लिखेंगे क्या ब्यूटेन और तब हम लिखेंगे डाइओइक अम्ल। डाइओइक अम्ल इसलिए क्योंकि डबल आपका यहाँ, इसके लिए ओइक अम्ल लिखते हैं। तो ब्यूटेन क्योंकि यहाँ पर 4 हो रहा है और डाइक अम्ल। अच्छा ये देखिए ये जब आप लिखेंगे HCOO CH2 का थ्राइस, ठीक है ना, तो 3 तो ये कार्बन होता है और एक यहाँ पर 5 कार्बन हो रहा है
हालांकि इसका सारा नाम होगा ग्लूटेरिक अम्ल, और आईपीएसी नाम है पेंटेन डाइओइक अम्ल लिख सकते हैं।